कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी को 1983 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी माना था। टाइम मैगजीन के मुताबिक दुश्मन की मांद में घुसकर खुफिया जानकारी निकालने में केजीबी के एजेंट्स बेजोड़ थे। रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तब केजीबी के जासूस थे। फिर केजीबी को खत्म क्यों किया गया? केजीबी की जगह रूस को एफएसबी क्यों बनानी पड़ी? रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने केजीबी को दोबारा क्यों नहीं शुरू किया? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड स्कैंडल, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्फ्लिक्शन। बेहद कड़े पहरे वाली मॉस्को की एक इमारत, सोवियत संघ की सत्ता की कुंजी इसी इमारत में रहती थी, जो केजीबी का हेडक्वार्टर था। यहां मौजूद केजीबी के अधिकारी न सिर्फ सोवियत संघ बल्कि दुनिया के हर कोने पर नजर रखते थे। कौन सोवियत संघ का दोस्त और कौन दुश्मन, सबकी कुंडली यहीं तैयार होती थी। यहीं तय होता था केजीबी के जासूसों का टास्क, टारगेट और उस टारगेट को पूरा करने की ट्रेनिंग का खाका। सोवियत संघ की असली ताकत नकली पहचान के साथ दुनिया भर में फैले उसके एजेंट्स ही थे। लेकिन एक चूक, एक बड़ा स्कैंडल केजीबी के वजूद पर भारी पड़ गया। 18 अगस्त 1991 सुबह 4:32 मॉस्को, रूस। मॉस्को की सड़कों पर अचानक टैंक उतार दिए गए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ ये बगावत कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने की थी। लेकिन मास्टरमाइंड थे व्लादिमीर क्रुश्चेव, जो केजीबी के प्रमुख थे। लगभग 6 घंटे बाद विद्रोहियों ने मॉस्को के रेडियो और टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा करके गोर्बाचेव को पद से हटाने और अपना राष्ट्रपति बनाने का ऐलान कर दिया। सोवियत संघ में तख्तापलट की ये साजिश केजीबी के एक सेफ हाउस में सितंबर 1990 से ही रची जा रही थी। सोवियत आर्मी, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता और केजीबी के प्रमुख नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ का विखंडन हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ मॉस्को पर धावा बोला गया। लेकिन आम लोगों का कम्युनिस्ट शासन से मोह भंग हो चुका था। रूस में लोकतंत्र बहाली के लिए पहला चुनाव हो चुका था और बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो चुके थे। लिहाजा 3 दिन बाद सोवियत संघ में तख्तापलट की केजीबी की प्लानिंग फेल हो गई। इस सनसनीखेज घटना के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया। रूस की सरकार ने केजीबी को खत्म कर दिया और उसकी जगह पहले फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर और बाद में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी शुरू हुई। हालांकि जासूसों का नेटवर्क केजीबी वाला ही काम करता रहा, जिसका फायदा केजीबी के जासूस से राजनेता बने व्लादिमीर पुतिन को मिला। पुतिन पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने एफएसबी के एजेंट्स का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निपटाने में किया। इसकी शुरुआत तो साल 2006 में पत्रकार एना पोलितकोवस्काया और लंदन में केजीबी के पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की हत्या से हो चुका था। लेकिन इंटरनेशनल बवाल मचने के बाद भी पुतिन के विरोधियों की मौत का खेल बंद नहीं हुआ। 4 मार्च 2018 सैलिसबरी, इंग्लैंड में रहने वाले रूस के पूर्व एजेंट सर्गेई स्क्रिपल से मिलने के लिए उनकी बेटी यूलिया मॉस्को से लंदन पहुंची थी। सर्गेई अपनी बेटी से मिलने पहुंचे। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और 2 घंटे बाद सड़क किनारे एक बेंच पर बेहोश मिले। अस्पताल में जांच के दौरान मालूम हुआ कि सर्गेई और उनकी बेटी पर नोवाचोक नाम के एक बेहद जहरीले नर्व एजेंट से हमला किया गया था। इस घटना के विरोध में ब्रिटेन की सरकार ने रूस के 23 डिप्लोमैट्स को लंदन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। ब्रिटेन का दावा था कि सर्गेई और उनकी बेटी पर नर्व एजेंट के हमले में रूस की सरकार सीधे तौर पर शामिल थी। 20 अगस्त 2020 ओम्स्क, दक्षिण साइबेरिया, रूस। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी
अलेक्सी नावलेनी उस दिन टॉमस्क से मॉस्को की फ्लाइट में थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते नावलेनी कोमा में जा चुके थे। उनके समर्थकों का आरोप था कि नावलेनी को जहर दिया गया है। काफी कोशिशों के बाद नावलेनी के समर्थक जर्मनी की सरकार को उनके इलाज के लिए राजी कर पाए। नावलेनी को बर्लिन के अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि नावलेनी पर भी नर्व एजेंट से हमला हुआ था। एक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। पुतिन के विरोधियों पर जानलेवा हमलों के लिए बदनाम रूस की खुफिया एजेंसी के साथ भी शायद यही हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के जितने हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो रही है, उसकी खबर सुनते ही लोगों के दिमाग में पहला सवाल यही आ रहा है कि कहीं इन मौतों के पीछे एफएसबी के एजेंट्स का हाथ तो नहीं।